फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे हम लोग, यानी सिटीजन्स के मौलिक अधिकार। इसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि हमें ये राइट्स क्यों प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, ताकि हम अपने आप को बचा के रख सकें दूसरे इंडिविजुअल्स से, या फिर जो मेजॉरिटीज होती हैं उनसे, या फिर कोई भी गवर्नमेंट मिसयूज ना कर सके अपनी पावर्स का हमारे खिलाफ। ठीक है, कोई भी हमारी स्वतंत्रता को, हमारे अधिकारों को अगर छीनने की कोशिश करे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाने की कोशिश करे, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि सिटीजन्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है या फिर हमारी अच्छे के लिए नहीं है, तो उन सब से हमें कौन प्रोटेक्ट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। और ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे यहाँ पर एक प्रोविजन रखा फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर चुके थे और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था, शोषण हमारा हो चुका था। इस वजह से हम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि हम एक प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स करके रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स प्रोवाइड किए हैं वो 6 टाइप्स के हैं। राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट है, सेकेंड राइट टू फ्रीडम है, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए, नाम से पता चल रहा है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मीन्स सबको समान अधिकार, यानी लॉ की नजर में सबका एक जैसा होना। अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल पर्सन्स या फिर ऑल मेंबर्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कानून की नजर में सबका एक जैसा होना। ऐसा नहीं है कि हम लोकल पीपल हैं तो हमें तो सजा दे देंगे, लेकिन कोई गवर्नमेंट में है यानी रूलिंग गवर्नमेंट का पार्ट है तो उसको सजा नहीं देंगे या उसको कम देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यानी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, एक तो मेन इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, से अंडरलाइन कीजिए कि कोई भी सिटीजन को भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, ना धर्म के नाम पे, ना जेंडर के नाम पे, ना कास्ट के नाम पे, और ना ही कलर के नाम पे। ठीक है, किसी भी बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और साथ में थर्ड जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, लास्ट थर्ड लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को भी मना कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर भी हम कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, हम जो ये करते हैं कि नहीं छुआछूत रखते हैं हम लोग की लोअर कास्ट है इसके नहीं टच होना, तो वो भी गलत है। ऑल आर इक्वल। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकेंड राइट दिया है राइट टू फ्रीडम, यानी आजादी का राइट। कैसे आजादी? किस चीज की? बोलने की, एक्सप्रेस करने की अपने आप को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अब्यूजिव बोलोगे। ठीक है, मिसयूज नहीं करना है अपने राइट्स को। ठीक है ना, मिसयूज नहीं करना है, यूज करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम गवर्नमेंट के खिलाफ ना कुछ बोल सकते थे, ना कुछ प्रिंट कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास अधिकार है कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू या रैलीज के थ्रू या फिर हम एसोसिएशन बना करके या फिर कुछ भी मतलब अपना जो प्रदर्शन करके मतलब प्रोपोगेशन कर सकते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर हमें कुछ भी गलत लगता है तो। राइट टू फ्रीडम के अंदर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हम फ्रीली कहीं भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं। ठीक है, और हम राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी हम कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सुनार हैं या सुनार में पैदा हुए हैं तो सुनार का ही काम करें। आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, कोई और भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, यानी हमारे अगर कोई भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम बोल सकते हैं। अब एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अंडरलाइन कर लीजिए, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मीनिंग बताती हूँ मैं आपको कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब होता है देह का व्यापार, यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग को बेचना। ठीक है, जैसे कि होता है ना, छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उनको फॉरेन कंट्रीज में या कहीं और बेच दिया जाता है, लड़कियों से गलत काम करवाया जाता है या उनको भी बेच दिया जाता है, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से दुकानों पर काम कराया जाता है या इतनी हैजार्डियस जगह पर काम कराया जाता है जैसे माइंस हो गई। ठीक है, जो कि उनके लिए नहीं सही है। तो कहीं भी आप छोटे बच्चे को काम करते देखिए जो कि 14 साल से कम हो और ऐसी जगह हो जो हैजार्डियस है उसकी लाइफ के लिए, ठीक है, तो वो गलत है। वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू आप स्यू कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखिए धर्म का फ्रीडम देना, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए किसी को भी मतलब
आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप क्रिश्चियनिटी ही अपनाएं। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी ब्रिटिशर ने कि नहीं आप क्रिश्चियनिटी अपनाएं या आप यही धर्म फॉलो करेंगे या ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी धर्म अपनाएं, आप किसी भी धर्म में पैदा हो और किसी भी धर्म को फॉलो करें, ऐसी कोई मनाही या कोई भी आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। कोई भी इंसान किसी भी धर्म को प्रैक्टिस भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, उसे प्रैक्टिस करे, उसे प्रोपोगेट यानी प्रचार भी कर सकता है, ये उसकी चॉइस है। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सबको पढ़ने का अधिकार, सबको अपने कल्चर को बढ़ाने का अधिकार। कोई माइनॉरिटीज हैं जिनकी यहाँ पर स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो भी माइनॉरिटीज है वो अपने धर्म के प्रचार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए या फिर अपने कल्चर को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी समझा सकती हैं, बता सकती हैं लोगों को, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, उनके बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कल्चर को, अपनी एजुकेशन को, ठीक है। राइट टू एजुकेशनल रेमेडी, देखिए ये सारे के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मैंने तो बहुत रूल बना दिए, आप उसको मानेंगे ही नहीं तो फिर वो रूल किस काम के। बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स तो प्रोवाइड कर दिया पर उन राइट्स को यूज करने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर वो राइट्स किस काम के, ठीक है। तो उन राइट्स को यूज कैसे करेंगे वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में दिया हुआ है। रेमेडी मतलब सुलझाना होता है, ठीक है, सॉल्व करना या फिर किसी का सोल्यूशन दे देना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में क्या दिया है, दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव कोर्ट। अगर कोई भी आपके इन पांचों राइट्स में से कोई भी आपका राइट जो है आपको वंचित रखते हैं, डिप्राइव रखता है आपको इन पांचों राइट से कोई भी, अगर या फिर आपके इन पांचों राइट में से अगर कोई भी राइट के साथ आपको नहीं मिल रहा या आपको डिप्राइव रखा जा रहा है या आपके साथ गलत हो रहा है, तो उस केस के अंदर आप मूव कर सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट जा सकते हैं, शू कर सकते हैं इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड बाय द स्टेट। अगर गवर्नमेंट द्वारा या किसी और इंडिविजुअल या मेजोरिटी पार्टी द्वारा आपके किसी भी अधिकार का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। और ये वाला जो प्रोविजन है वो आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में प्रोवाइड है। आप कोर्ट जा सकते हैं एंड देन आप वहां जाके शू कर सकते हैं सामने वाला जो भी है आपको एक्सप्लॉइट करने वाला, और फिर जुडिशरी क्या करेगी, न्याय करेगी, जस्टिस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म। नाम से ही पता चल रहा है सेक्युलर मतलब होता है इम्पार्शियल होना धर्म के प्रति, यानी सारे धर्मों को बराबर मानना, बराबर रेस्पेक्ट देना, किसी को भी कम या ज्यादा नहीं आंकना, ठीक है। निष्पक्ष या फिर निरपेक्ष जिसे कहते हैं हम, ठीक है, सबको समान नजर से देखना। ए सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। देखिए एक सेक्युलर स्टेट उसको कहते हैं, यहाँ पर स्टेट मतलब राज्य से नहीं है, पूरे देश की बात चल रही है, कंट्री की बात चल रही है, ठीक है। एक ऐसी देश, एक ऐसा जगह जहां पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि नहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही वो प्रमोट कर रहा है एज द स्टेट रिलीजन, यानी उस कंट्री का पर्टिकुलर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जो भी रिलीजन जो भी इंसान मानना चाहता है वो माने, ठीक है। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. Now, मतलब ये कह रहा है कि now अब आप समझते होंगे, यू नाउ अंडरस्टैंड मतलब अब आप समझते होंगे द वेज, किन तरीके से, इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइंस, यानी किसी भी देश की जो हिस्ट्री होती है, उसके जो पूर्वज की जितनी भी हिस्ट्री रही होती है वो बताती हैं कि determines the kind of constitution that a country adopts for itself, कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने आप के लिए चाहती है। The constitution plays a crucial role in laying out the ideals। देखिए हमारे यहाँ के सिद्धांत, हमारे यहाँ की मौलिकता, that we would like all citizens of the country to adhere, कि जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे सारे सिटीजन जिसको अडॉप्ट करें, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस, और साथ ही साथ हमारे सिटीजन्स किस टाइप की गवर्नमेंट चाहती है, हमारे यहाँ की सरकार को चलाने के लिए कैसे लोग चाहती है, वो भी कौन डिसाइड करे, सिटीजन्स डिसाइड करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल अपनी हिस्ट्री का भी होता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या फेस किया है, कैसे कैसे कैसा कैसा वो सोचते हैं, उसी तरीके से वो देश जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है।
जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल अ चेंज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम। जिस तरीके से फुटबॉल का एक जो रूल है वो पूरे के पूरे गेम को अफेक्ट कर जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट द न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिसी। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव लाए गए सालों साल में, ताकि वो एक न्यू कंसर्न लेकर के आए और एक नई पॉलिटी बनाए। कंसर्न ऑफ द पॉलिटी मतलब एक नई तरीके की सरकार इस बार बने या नई तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रन हो। ऑफन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। देखिए, एक बहुत मेजर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में लाना मतलब कंट्री के फंडामेंटल नेचर में बदलाव लाना है। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ द नेपाल एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकम्स ए डेमोक्रेसी। और ऐसा एक केस हमने नेपाल में देखा कि क्यों जरूरी हो गया डिक्टेटरशिप से हट करके डेमोक्रेसी लाना, और क्यों जरूरी हो गया वहां के संविधान को बदलना। क्योंकि अगर संविधान नहीं बदलता तो फिर से वहां पर डिक्टेटरशिप चालू हो जाती, क्योंकि सारी पावर्स तो एट द एंड किसके हाथ में जाती है, एक इंसान के हाथ में। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदला और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बदलने से जो पावर्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई और जो तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का वो बदला, तो अपने आप ही क्या हो गया, देश की जो है पूरी की पूरी छवि ही बदल गई। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।